जय हिंद दोस्तों, आज हमें देखना है मनुष्य में पोषण। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मनुष्य में पोषण के लिए कैसे अंग पाया जाता है, कैसे अंग जो है वो व्यवस्थित होता है, मतलब उसके शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होता है, इसको हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि ये पोषण कैसे करता है, मतलब इसमें पोषण के लिए पाचन कैसे होता है, पोषण के लिए पाचन कैसे होता है, पाचन की क्या क्या विक्रियाएं होती है उसमें, तो वही आज हमको देखना है। तो पहले हम लिख लेंगे कि मतलब जो अंग है वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं मनुष्य में। तो पहले मुख व मुख गुहा, ये क्या होता है? ये मनुष्य के आहार नल का सर्वप्रथम भाग होता है। जो छिद्र है ये सर्वप्रथम भाग होता है। तो मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है, इसी के द्वारा आहार नाल में भोजन प्रवेश करता है, मतलब इसी से भोजन हम लेते हैं। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा किसको कहते हैं? जो मुंह के बाद जो खाली स्थान है उसी को बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में खुलता है, जो आहार नाल का प्रथम प्रकोष्ठ बनाता है। प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है? प्रकोष्ठ मतलब होता है जगह, खाली जगह। तो वही होता है प्रकोष्ठ। जो प्रथम प्रकोष्ठ बनाता है, जो खाली जगह बनाता है, वो होता है यही जो मुख होता है या मुख गुहा होता है। मुख जो छिद्र है उसको मुख बोलते हैं, और मुख गुहा मतलब जो खाली स्थान है छिद्र के बाद, वही होता है मुख गुहा। ठीक। अब ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी जो मुख गुहा के बाद जो यहाँ पे गले में जो है श्वास नली और भोजन नली को जो अलग करती है। हम जानते हैं कि श्वास नली और भोजन नली एक दूसरे के पास होते हैं। उसमें एपिग्लॉटिस वाल्व के रूप में लगा होता है, जो ये बताता है कि भोजन कहाँ जाएगा और सांस कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे जो लगा होता है, यही जो मुख गुहा के बाद का यही स्थान जो है, यही कहलाता है ग्रसनी। यह किसके आकार का है? कीप के आकार का। जो आप देखे हैं कुप्पी, गांव में तेल वोल डाला जाता था पहले, तो उसी कुप्पी के आकार का है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आता है दोनों, लेकिन यहाँ से एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। तो ग्रसनी या मुख गुहा के बाद कीप के आकार का एक संरचना होता है, कीप के आकार का संरचना होता है। ठीक। उसके बाद जो खाद्य नली में खुलता है, खाद्य नली यही है, इसको ग्रसिका भी बोलते हैं, यही है एसोफेगस, इसी को ग्रसिका बोलते हैं। खाद्य नली क्या होता है? खाद्य नली या ग्रसिका यह एक नली है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन इसके द्वारा आमाशय में पहुंचता है। इसी में क्रमानुकुचन की क्रिया होती है। क्रमानुकुचन की क्रिया क्या होती है? जैसे आप देखे होंगे, सांप वो देखते हैं आप, तो जब वो मेढक खाता है तो उसके अंदर मेढक कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना। तो वैसे ही ये भी नली में भोजन जो है वैसे ही चलता है। क्रमानुकुचन मतलब जहाँ भोजन आगे बढ़ता है तो आगे उसके थोड़ा सा फूलता है, जैसे वहां भोजन पहुंचता है उसके पीछे वाला भाग मतलब पिचक जाता है। तो ऐसे कर करके भोजन आगे बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक। तो ये होता है खाद्य नली या ग्रसिका। ठीक। इसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय क्या होता है? आमाशय यही है। तो आमाशय कहाँ स्थित होता है, अब इसको देख लेते हैं। आमाशय जो है डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में पाया जाता है। लेफ्ट साइड मतलब बायां साइड। डायफ्राम क्या होता है? अब मान लीजिए फेफड़ा है, फेफड़ा में सांस आता है जाता है। कभी आपने सोचा है कि फेफड़ा में सांस जो आता है किस ऊर्जा के कारण आता है? क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है वो बिना ऊर्जा का नहीं होता। तो इसमें जो सांस है वो किसके कारण आता है? तो नीचे एक ये इस टाइप की गोल आकार की थोड़ी थोड़ी कर्व टाइप में पाया जाता है एक मांसपेशी इसी टाइप में पाया जाता है। जैसे मैं लाइन बनाया हूँ उसी टाइप में एक मांसपेशी पाया जाता है। ये मांसपेशी कहलाता है डायफ्राम। तो इसी डायफ्राम के उठने और नीचे आने से फेफड़ा का मतलब संकुचन और शिथिलन होता है, मतलब कि पिचकता है और फूलता है, जिसके कारण उसमें हवा आता है। तो इस डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में आमाशय स्थित होता है। और लीवर कहाँ स्थित होता है? लीवर स्थित होता है डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में, यानी दाएं साइड में। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आमाशय कहाँ होता है? बाएं साइड, और लीवर कहाँ होता है? दाएं साइड। कहाँ होता है? दोनों डायफ्राम के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। अब उसके बाद आमाशय के जस्ट पीछे जो है पैनक्रियाज पाया जाता है। पैनक्रियाज इसको अग्नाशय इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। तो ये जो है आमाशय के जस्ट पीछे पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय जो है आमाशय के जस्ट पीछे पाया जाता है। ये ग्रासिका मतलब
जो ग्राही होता है उससे जुड़ा होता है, सॉरी ग्राही से जुड़ा होता है ये अग्नाशय। इसके बाद छोटी आंत, मतलब छोटी आंत तो आप जानते हैं कि जो पेट होता है वहीं से शुरू हो जाता है छोटी आंत। तो छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ऐसे करके गुदा द्वार, फिर मल द्वार, सब मतलब मलाशय और गुदा द्वार आ जाता है। तो आप समझ गए कि ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो आपको अब यही आपको लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये आप लिख लीजिएगा कि अमाशय कहाँ स्थित होता है। अमाशय कहाँ स्थित होता है? हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे, जो लेफ्ट साइड है वहीं स्थित होता है। लेफ्ट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा कि मनुष्य का आमाशय डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में स्थित होता है। और लीवर को क्या लिखेंगे? लीवर यकृत, इसको जिगर भी बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना मेरे जिगर का टुकड़ा है, लीवर का टुकड़ा है। नहीं, लीवर का टुकड़ा नहीं कहते, जिगर का टुकड़ा लोग प्यार से कहते हैं। तो लीवर को ही यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं। और इसी में जो है, इसी में क्या बनता है? पित्त रस बनता है। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या बनता है इसमें। तो आप समझ गए कि ये कहाँ कहाँ स्थित होता है। लिखेंगे कि अमाशय जो है डायफ्राम के जस्ट नीचे बाईं ओर स्थित होता है, और लीवर डायफ्राम के जस्ट नीचे दाईं ओर स्थित होता है। बस इतना ही लिख लीजिएगा, हो गया आपका काम। और पैनक्रियाज का लिख लीजिएगा कि यह अमाशय के जस्ट पीछे पाया जाता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अब हम देखते हैं कि भोजन जो है मुख में जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जाता है मुंह में। तो मुंह में क्या होता है? मुंह में हमने बताया था कि जो है इस साइड 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इस साइड 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? ये लार ग्रंथियां जो हैं वो जो है लार का स्राव करती हैं। लार क्या होता है? जो आपका थूक होता है उसी को निकालती हैं, मतलब कि उसको निकालती रहती हैं, हरदम निकालती रहती है, जिससे पाचन होता है। तो उस लार से क्या होता है, उस लार में क्या क्या होता है कि पाचन होता है। तो लार में जो है म्यूकस होता है, एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। ये म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। जैसे आप कभी देखते हैं, आप भोजन खाते हैं, कभी उसमें जो ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो पड़ जाता है, तो उसको निकाल के आप देखते हैं तो कैसा लगता है? चिपचिपा भोजन लगने लगता है। लेकिन जब हमने पहले खाया था तो वो भोजन जो है वो चिपचिपा नहीं था। तो वो किसके कारण हुआ? वो जो है लार में उपस्थित म्यूकस के कारण होता है। म्यूकस एक पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ, जो भोजन को भी चिपचिपा बना देता है। अब ये चिपचिपा बनाने का क्या मतलब है? उसको क्यों चिपचिपा बनाना है भोजन को? तो भोजन को इसलिए चिपचिपा बनाया जाता है ताकि जो भोजन है वो मुंह के अंदर जो है, अंदर जाना है इसको एसोफेगस के द्वारा। एसोफेगस मतलब खाद्य नली या ग्रसिका के द्वारा। तो इसमें जो है वो सही से गति कर सके, उसमें मतलब कि एक ग्रीस का काम करता है कि ग्रीस लग जाता है तो कोई भी वस्तु जो है वो सरकने लगता है, उसमें चिकनापन आ जाता है। वैसे ही भोजन में जब म्यूकस लग जाता है, म्यूकस मतलब उसमें मिल जाता है तो उसमें चिकनापन आ जाता है, जिससे भोजन जो है पेट के अंदर आसानी से जाएगा। तो इसके लिए म्यूकस मिल जाता है। एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज क्या है? शर्करा है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो जो एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। टाइलिन भी यही काम करता है। टाइलिन भी स्टार्च को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। जो टाइलिन है वो शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और शर्करा स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है भूसी, जो देखे हैं आप छिलका, किसी वस्तु का छिलका ही क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। अब जैसे आप कोई रोटी वोटी खा रहे होते हैं, रोटी चावल, तो कुछ देर बाद खाने के बाद, चबाने के बाद आपको हल्का हल्का मीठा लगने लगता है, जबकि पहले हमने खाया था तो उसमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन कुछ देर चबाने के बाद जो है वो हल्का हल्का मीठा लगने लगता है। वो मीठा क्यों लगता है? क्योंकि जो स्टार्च है वो माल्टोज में बदलने लगता है, और माल्टोज जो है शर्करा है, और शर्करा मीठा होता है। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठा शर्करा
लगने लगता है, इसलिए हमको भोजन भी मीठा लगने लगता है। अब इसमें एक लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, अब जैसे देखते हैं आदमी क्या करता है, कई आदमी होता है गांव का आदमी जो ऐसे कुछ करता रहेगा, गाड़ी बनाता रहेगा, मतलब किसी काम को करता रहेगा और उसी हाथ से कुछ खा लेगा, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम जो करता है वो करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया की सफाई करता है, खाने में से बैक्टीरिया की सफाई करता है, उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। तो लार में कितने पाए जाते हैं एंजाइम, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और एमाइलेज। और म्यूकस क्या है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि भोजन जो है पेट में आसानी से जा सके, इसके लिए भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो ये भोजन में इतने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एमाइलेज, याद कर लीजिए, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एमाइलेज, और जो है स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में बदलने वाला टाइलिन होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे हमें हानि पहुंचती है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक, तो ये 4 एंजाइम लार में पाए जाते हैं। अब मुंह में हम दांत से उसको कूचते हैं, पीसते हैं, उसके बाद क्या होता है, जीभ उसको लार में मिलाती है भोजन को। तो लार में मिलाने के बाद ये सब होता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन आता है ग्रसनी में एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है श्वास नली में, जिससे क्या होता है, ऐसे ये एक वाल्व होता है जो ऐसे बंद हो जाता है, श्वास नली ये है ना, इसमें बंद हो जाएगा। जैसे देखेगा कि भोजन आ रहा है, बंद हो जाएगा श्वास नली में, और भोजन जो है कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, ग्रसिका है ये, हिंदी में इसको ग्रसिका बोलते हैं या खाद्य नली बोलते हैं। खाद्य नली क्यों बोलते हैं, जिससे खाना जाता है। तो यही जो है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें क्रमानुकुचन की क्रिया द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है। अब मान लीजिए एक ही बार भोजन को छोड़े नीचे आ जाएगा, तो आपके पेट में दर्द होगा ना दर्द, क्योंकि एक ही बार मुंह से सीधा आ गया पेट में, तो पेट में आएगा तो एक ही बार गिरेगा ध्राम से जैसे गिरेगा तो आपके पेट में दर्द होगा। इसलिए यहाँ पे जो है क्रमानुकुचन की क्रिया द्वारा आता है। क्रमानुकुचन आप समझ चुके हैं, क्रमानुकुचन क्या होता है। तो ठीक, यहाँ पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। अब पेट में आता है भोजन, पेट के बारे में भी हमको पढ़ना है अच्छे से। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।